रात के करीब 12:30 बजे का समय था और दो व्यक्ति बेंगलुरु स्थित ओरेकल कंपनी के सर्विस सेंटर पर पहुंचते हैं और वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड को एक पर्ची में एक व्यक्ति का नाम लिखा होता है और सिक्योरिटी गार्ड को पर्ची देते हुए बोलते हैं कि आप अंदर जाइए और जिस व्यक्ति का नाम इस पर्ची में लिखा हुआ है उस व्यक्ति को बुलाकर लाइए। गार्ड वह पर्ची लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर गार्ड एक व्यक्ति को वह पर्ची थमाते हुए बोलता है कि प्रवीण सर, आपको बाहर दो व्यक्ति मिलने के लिए आए हैं और वे लोग आपको बुला रहे हैं, कृपया आप मेरे साथ चलिए। दोस्तों, अब प्रवीण कुमार उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ बाहर वेटिंग रूम में पहुंचते हैं। प्रवीण कुमार वहां देखते हैं कि दो व्यक्ति लंबे अच्छे कद काठी के व्यक्ति उसका इंतजार कर रहे हैं। वह जाता है और जैसे ही उनके आगे हाथ बढ़ाता है मिलाने के लिए तो एक व्यक्ति खड़ा होता है और वह हाथ पकड़ता है, मिलाता है और कहता है, तरुण सर नमस्कार, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, आज आपको मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। प्रवीण ये नाम सुनकर थोड़ा सकपका जाता है, थोड़ा घबराया सा भी होता है, लेकिन अपना आत्मविश्वास दोबारा से जगाकर बोलता है कि कौन तरुण। तो दूसरा व्यक्ति तभी बोलता है, क्या तुम तरुण को नहीं जानते? तो वह आदमी जो प्रवीण है वह चुप हो जाता है और वह अब देख रहा होता है उस व्यक्ति के मुंह की तरफ। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि कोई बात नहीं तरुण, अब चलते हैं वहां पर जहां आप अपनी सारी यादें छोड़ आए। ऐसा कहते हुए वो दोनों व्यक्ति उस आदमी जिसका नाम प्रवीण है उसको लेकर गुजरात के अहमदाबाद चले आते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किससे क्राइम कर। दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला, चौंका देने वाला मामला सामने आया है गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर एक ऐसे व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके लाई है जो कि पिछले 15 सालों से लापता था। वह एक महिला की हत्या में आरोपित था और वह पिछले 15 सालों से लापता था। अब सन 2018 चल रहा है, यानी कि जो बात है ये 2018 की बात है और अब उस व्यक्ति को वो क्राइम ब्रांच के जो सदस्य होते हैं वो लेकर आते हैं अहमदाबाद आकर उस व्यक्ति से पूछताछ कड़ी की जाती है। उनको एसएसपी साहब के पास पहुंचाया जाता है। एसएसपी साहब भी उसको देखते हुए ताली बजाते हैं और कहते हैं कि वाह तरुण, तुमने खूब चकमा दिया पुलिस को, क्राइम ब्रांच को और हम सबको, लेकिन आप चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हो, आपकी चोरी एक न एक दिन जरूर पकड़ी जाती है और फिर आप पुलिस की गिरफ्त में जरूर आते हो। अब यहाँ जो तरुण है, तरुण के द्वारा किया गया जो अपराध है वह सामने आता है। उसके बारे में सोचकर सुनकर वहां पर खड़े हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सभी लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति इतना जघन्य अपराध करने के बाद कैसे अपने आप को छुपा लेता है, बचा लेता है और पुलिस से 15 सालों तक दूर रहता है। अपना नाम, अपना पता, यहाँ तक कि अपना आधार कार्ड वगैरह सब चेंज करा के वो आसानी से अपना गुजर बसर कर रहा होता है। दोस्तों, मैं अब आपको ले जाता हूँ 15 साल पूर्व अहमदाबाद में एक छोटा सा एरिया होता है। उस एरिया में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम तरुण होता है। यह वही तरुण है और तरुण की अब नई शादी होती है और उसकी शादी एक बड़ी ही खूबसूरत युवती से होती है। उस युवती का नाम सजनी है और सजनी तरुण को अपने पति के रूप में पाकर बेहद खुश है। दोस्तों, मैं बता दूं, जो सजनी है वह मूल रूप से केरल की रहने वाली थी और तरुण भी केरल का ही रहने वाला था। वह भी अपने परिवार के साथ गुजरात में अपना गुजर बसर करने के लिए आ रहा होता है। और दोस्तों, सजनी और सजनी के पिता भी अब गुजरात के अहमदाबाद में रहते हैं। दोस्तों, सभी लोग जब तरुण और सजनी का शादी देखते हैं सभी लोग खुश होते हैं। सजनी एक बैंक में लिपिक के कार्य पर कार्यरत है और वह अपना कार्य कर रही होती है। जो ये तरुण है ये कंप्यूटर इंजीनियर है और यह अपना कार्य करता है। अपनी एक छोटी सी दुकान इसने खोल रखी है। दोस्तों, यहाँ पर जैसे तैसे तरुण अपना गुजर बसर कर रहा होता है, लेकिन सजनी की अच्छी खासी तनख्वाह देकर वह और भी ज्यादा खुश होता है कि अब उसका गुजर बसर बड़े प्यार से हो रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो तरुण है वह तरुण अपने बड़े भाई के साथ रहता है। बड़ा भाई की शादी हो चुकी है, वह भी अलग रहते हैं।
अलग उन्होंने अपना घर बसा रखा है। जो तरुण के माता पिता हैं वे केरल में रहते हैं। तो यहाँ तरुण और तरुण की पत्नी सजनी ही उस घर में रहती है। यहाँ जब भी तरुण को कहीं बाहर जाना होता या कहीं भी उसकी बाहर साइट होती तो वह वहां पर जाता और वह अपनी पत्नी सजनी से कहकर जाता कि यहाँ पर गंदे किस्म के लोग आते हैं, चोर उचक्के आते हैं, लूटपाट करने वाले आते हैं, तुम जब मैं कहीं बाहर जाया करूं तो तुम अपने पिता के घर चली जाया करना। दोस्तों इसी प्रकार से सजनी जब भी तरुण का कहीं बाहर जाना होता तो सजनी अपने पिता के घर आती जाती रहती। दोस्तों अब इसी बीच एक दिन तरुण जब अपनी पत्नी से यही कहता है कि मैं अभी 4-5 दिनों के लिए मध्य प्रदेश जा रहा हूं, तुम अपने पिता के घर जा सकती हो। तो दोस्तों यहाँ पर सजनी अपने पिता के घर चली जाती है बैंक की ड्यूटी खत्म करके, और जब वहां से लौट रही होती है तो वह अपने पिता से कहती है कि पिता कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो। अब दोस्तों इस बात को सुनकर सजनी के पिता काफी अचंभित होते हैं और वह कहते हैं बेटी क्या तुम्हारा तरुण ढंग से ख्याल रखता है? तो वह कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, वो मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं, और वह फिर थोड़ा सा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। इसी बात को लेकर सजनी के पिता काफी ज्यादा अचंभित होते हैं, परेशान भी होते हैं। वे सोचते हैं कि तरुण को लेकर उनकी बेटी सजनी कुछ ज्यादा खुश नहीं है। दोस्तों एक दिन तरुण का फोन आता है सजनी की छोटी बहन के पास, और तरुण बड़े बिलखते हुए कह रहा होता है कि तुम जल्दी आओ मेरे घर पे, और यहाँ देखो क्या हाल हो रखा है। सजनी की किसी ने हत्या कर दिया और उसको घर में मरा हुआ छोड़कर वह लूटपाट करके यहाँ से जा चुका है। दोस्तों सभी लोग हड़बड़ाहट में तरुण के घर में पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि किचन के अंदर जो सजनी है वह मृत पड़ी हुई है। जो तरुण है वह उसका सर अपने पैरों पर रखते हुए रो रहा है, बिलख रहा है, उसकी हालत बड़ी गंभीर है, और वह कह रहा है कि किसी दरिंदे ने सजनी की ऐसी हत्या कर दी, इस प्रकार से लूटपाट करके। इतने में पुलिस को भी बुला लिया जाता है, और पुलिस के सामने भी अब यही सामने आ रहा होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने सजनी की हत्या कर दी। लूटपाट के इरादे से वह घर में दाखिल हुआ और उसने सजनी की हत्या कर दी। अब दोस्तों पुलिस भी यही सोच रही होती है, और फिर किसी अज्ञात व्यक्ति के नाम FIR दर्ज करते हुए पुलिस भी अब आगे की कार्रवाई कर रही होती है और सजनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाती है। दोस्तों अब पुलिस और भी खोजबीन कर रही होती है, लेकिन पुलिस को किसी भी अज्ञात व्यक्ति या चोर या लूटपाट करने वाले किसी भी गिरोह का कोई पता नहीं चलता है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस को बिल्कुल भी शक नहीं जाता तरुण के ऊपर, क्योंकि तरुण की हालत ऐसी होती है कि वह काफी रो रहा होता है, बिलख रहा होता है। उसकी रोने की कंडीशन को देख के कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि तरुण ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया हो। सजनी की मौत के करीब 5 दिन बाद ही तरुण का बड़ा भाई पुलिस के पास फोन करता है और पुलिस को कहता है कि करीब 3 दिन से तरुण घर पर मौजूद नहीं है, वह पता नहीं कहाँ चला गया है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग तरुण के ऊपर गंभीर नजर रखें ताकि पता चल सके कि तरुण भी कहीं गया है या किसी ने उसको अगवा कर लिया है। दोस्तों पुलिस भी आती है और खोजबीन कर रही होती है, और वह देखती है कि तरुण का भी कोई पता या कुछ भी नहीं है, क्योंकि तरुण अपनी हर चीज अपने घर में ही छोड़कर गया हुआ है। उसके पर्स और उसकी अन्य जानकारी भी उसके घर में ही मौजूद है। अब दोस्तों पुलिस बहुत ज्यादा परेशान है, हैरान है कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो पहले पत्नी की हत्या करता है और फिर पति को भी अगवा कर लेता है, और या फिर उसको कहीं ऐसी जगह छुपा देता है जिसके बारे में कोई भी पता नहीं चलता। लेकिन पुलिस का एक एंगल ऐसा भी होता है, वह सोच रही होती है कि क्या हो सकता है इस घटना को तरुण ने ही अंजाम दिया और अब तरुण अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने आप को इधर उधर छुपा रहा है। अब दोस्तों पुलिस दोनों पॉइंटों को लेकर अब आगे खोजबीन कर रही होती है, एक अन्य अज्ञात व्यक्ति को लेकर भी और तरुण को लेकर भी, लेकिन तरुण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तरुण की माँ और बाप दोनों केरल में रहते हैं। पुलिस उनके पास भी जाती है और उनसे पूछताछ करती है, तो वो भी बताते हैं कि उनके पास ऐसी कोई भी खबर नहीं है, वो तरुण के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब तरुण कहाँ गया, किस जगह गया, किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी, और पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों परेशान थी कि आखिर तरुण गया तो गया कहाँ, आखिर वो देश या देश से बाहर कैसे गया होगा, क्योंकि पुलिस ने अपनी चौकबंदी चारों तरफ बिठा रखी थी, और पुलिस ने अब बहुत सारे लोगों को भी ड्यूटी पे लगा रखा था कि लोग उनके केरल वाले घर पे या गुजरात वाले घर पे नजर जरूर रखें ताकि पता चल सके कि तरुण कहां पर मौजूद है। लेकिन
दोस्तों देखते देखते अब समय गुजरने लगता है, लेकिन पुलिस के बारे में तरुण के बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं होती है। सभी लोग परेशान है, पुलिस बहुत ज्यादा परेशान दुखी है। अब वो उस फाइल को, जो सजनी की फाइल थी, उस फाइल को दरकिनार करते हुए साइड पे साइड रख देते हैं, और जो भी नया पुलिस अफसर आता और अपनी खोजबीन करने के लिए एक बार तो उस फाइल को उठाता, लेकिन उस फाइल के बारे में जब कोई भी जानकारी नहीं मिलती तो उस फाइल को इकट्ठा करके किनारे रख दिया जाता। और अब दोस्तों पुलिस को कोई भी संज्ञान नहीं था कि अब तरुण गया तो गया कहां। लेकिन दोस्तों एक दिन जब तरुण के पिता की मौत होती है तो तरुण अपने पिता के अंत समय में, यानी कि अंतिम समय में वहां पर पहुंचता है और वह अपनी मां से मिलता है। उसकी मां उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि वह सोच रही थी कि तरुण और तरुण की पत्नी दोनों मारे जा चुके हैं, वे पता नहीं कहां पे हैं। लेकिन वो तरुण को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती हैं, चौंक जाती हैं, और वे कहती हैं कि तू यहाँ पर क्यों आया, और अगर तू यहाँ आ गया तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, यदि तूने इस प्रकार का कोई भी बुरा काम किया है। यहाँ पर तरुण अब कुछ समय के लिए ही अपनी माँ से, कुछ मिनटों के लिए ही अपनी माँ से मिलने के लिए आया था, और फिर वह अपनी माँ को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। अब दोस्तों तरुण कहाँ गया उस माँ को भी नहीं पता होता है, लेकिन पुलिस के द्वारा जो कॉल डिटेल्स, जो सर्विलांस पे फोन नंबर लगाए गए थे, उनको ट्रेस कर रही होती तो पता चलता है कि कोई एक अन्य वे फोन नंबर है जो बार बार रिंग होता है उसकी माँ के पास। तो उसकी माँ के पास अब पुलिस जाती है और फिर माँ से पूछताछ कर रही होती है। तो माँ साफ साफ कह देती है कि वह अपनी बेटा और बेटी की बहू को खोकर, अब तो उसने अपने पति को भी खो दिया है, उसको परेशान ना करें, उसको ऐसा कुछ भी नहीं पता कि कहानी क्या है। अब दोस्तों पुलिस के लिए बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती बन जाती है कि आखिर वह तरुण गया तो गया कहाँ। अब तरुण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी पुलिस के पास, और पुलिस परेशान हो रही थी आखिर तरुण गया तो गया कहाँ। अब दोस्तों आगे क्या होता है, कैसे होता है, जब पुलिस उसकी माँ के पास दोबारा एक बार पूछताछ करने के लिए जाती है तो उसकी माँ से कहती है कि आप अपने बेटे को चाहे कितना भी छुपा लो, वह एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। दोस्तों अब पुलिस और भी ज्यादा खोजबीन कर रही होती है, सभी कर्मचारियों को ढूंढ रही होती है, तो अचानक पुलिस को एक पता चलता है कि एक बार दिल्ली के एक मॉल के सीसीटीवी कैमरे में तरुण की जो इमेज है, यानी कि फोटो है, वह कैप्चर होती है, और यहाँ पर तरुण नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां से गुजर रहा होता है। पुलिस उस व्यक्ति को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति का जो चेहरा है वह बिल्कुल हूबहू तरुण से ही मिलता है। अब पुलिस उस व्यक्ति की पूछताछ करने के लिए जैसे उस मॉल में पहुंचती है तो उस मॉल में उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम प्रवीण है और वह रहने वाला बेंगलोर का है, और वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ही इस मॉल में खरीदारी करने के लिए आया हुआ था। अब दोस्तों पुलिस उसके बारे में और भी जांच पड़ताल करने के लिए बेंगलोर रवाना होते हैं, और बेंगलोर जाकर अब पुलिस को बिल्कुल यकीन हो जाता है कि यह प्रवीण नहीं है तो तरुण है। और दोस्तों फिर उस रात करीब 12:30 बजे, जहां पर प्रवीण रात की शिफ्ट में काम करता था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में, वहां पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर उस सिक्योरिटी गार्ड को वह पर्ची थमाते हुए उस पर लिखा होता है कि प्रवीण कुमार तुमसे हम मिलना चाहते हैं। उस पर्ची को जब वह गार्ड प्रवीण कुमार को दिखाता है तो प्रवीण कुमार जैसे इस क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स के सामने आकर खड़ा होता है तो क्राइम ब्रांच का ऑफिसर उसका जो अभिवादन है वह तरुण नाम पुकार कर करते हैं, और कहते हैं कि तरुण बहुत खेल लिया तुमने ये खेल, अब तुम्हें हमारे साथ अहमदाबाद जाना पड़ेगा। यानी कि अब तुमने लोगों को, पुलिस को, क्राइम ब्रांच को बहुत चकमा दे लिया, लेकिन तुम कभी भी कानून की निगाह से नहीं बच सकते। अब तुम्हारी जो स्वतंत्र रहने की जो समय था वह खत्म हो गया। अब हम तुम्हें तुम्हारी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। पुलिस उस तरुण को अपने साथ लेकर अहमदाबाद आ जाती है और एसएसपी के सामने पेश करती है। यहाँ एसएसपी भी उसे मिलकर हैरान हो रहे होते हैं कि तरुण नाम का एक व्यक्ति कैसे 15 साल पुलिस, क्राइम ब्रांच और अन्य अधिकारियों को चकमा दे रहा था। तरुण ने अपनी पहली पत्नी जिनका नाम सजनी था, सजनी की गला घोटकर हत्या किस प्रकार करी और किस प्रकार से उसने अपने आप को गायब कर दिया पुलिस से बचने के लिए। लेकिन अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह अपने आप को कितने अभी बचाने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वह अपने आप को कभी भी नहीं बचा पाता, क्योंकि कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं। और दूसरी बात,
दोस्तों आपके अच्छे और बुरे कर्म ही आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपका भविष्य अच्छा होगा, और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपका भविष्य बेहद बुरा होगा। दोस्तों हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम आपको दुख पहुंचाएं, परेशान करें, लेकिन हमारा मकसद यही है कि हम लोग आपको आगाह करना चाहते हैं कि आप कानून के साथ कभी भी ना खेलें और कभी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दें, ना अपने साथ ना किसी अपने के साथ। और दोस्तों मिलता हूँ कल, लाता हूँ नई जिंदगी की खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।